वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये हमारी क्लास आज की रहने वाली है एनवायरमेंटल साइंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है एजेंडा 21। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं एजेंडा 21 के बारे में। एजेंडा 21 को हम देखेंगे। अगर आपने एनवायरमेंट के क्वेश्चंस पेपर में देखे होंगे, है ना, तो आप पाओगे कि इस तरीके से सवाल एजेंडा 21 से या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से बहुत सारे सवाल आते हैं। तो इनको आज हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा एजेंडा 21। एजेंडा 21 को समझने से पहले आप समझेंगे पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन UNCED, ठीक है ना। हाँ, अब ये क्या है? ये जो सम्मेलन है इसे रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था 1992 में, ठीक है। इसीलिए इसको रियो समिट भी कहा जाता है या अर्थ समिट भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट है साथियों इसमें कि इस शिखर सम्मेलन में, अच्छा ये जो अर्थ समिट है ये इसकी भी डेट पूछ लेता है साथियों, ध्यान रखना कि अर्थ समिट कब हुआ है। तो ध्यान रखना 1992 में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? रियो डी जेनेरियो में हुआ है, ब्राज़ील की राजधानी में, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो है 3 दस्तावेज सामने आए। जब ये सम्मेलन हुआ अर्थ समिट, इसमें 3 दस्तावेज सामने आए। पहला आया एजेंडा 21, दूसरा आया पर्यावरण तथा विकास पर रियो घोषणा और तीसरा आया वन सिद्धांत, ठीक है। अच्छा, इस सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हुई, जैसे तो इस सम्मेलन में कुछ महत्वपूर्ण बाध्यकारी समझौते हुए। जैसे पहला हुआ CBD मतलब ये हुआ जैविक विविधता पर सम्मेलन, ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। दूसरा जो हुआ समझौता वो हुआ जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक है, यानी UN फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज। और तीसरा है UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन UNCCD, ठीक है, ये है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, ठीक। अच्छा, फिर वही बात है, देखिए कि कहाँ पर हुआ था। तो 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसे अर्थ समिट या पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसमें सम्मिलित जो देशों की धारणीय विकास के लिए कार्रवाई योजना प्रस्तुत की गई, जिसको नाम दिया गया एजेंडा 21। अब एजेंडा 21 के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। यह पारिस्थितिकी विनाश तथा आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर बल देता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि यार एक बार बताओ कि बात चल रही है पर्यावरण की और एजेंडा 21 बल काय पर देगा कि पर्यावरण के साथ साथ आर्थिक असमानता को समाप्त करने पर भी बल देगा। तो ये यहाँ पे देखो थोड़ा समझने वाली चीज़ है कि आखिरकार पर्यावरण का गरीबी या आर्थिक असमानता से क्या लेना देना है। तो देखो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि गरीबी, मैंने देखी पिछले वीडियो में भी ये बात बोली थी कि गरीबी पर्यावरण के प्रदूषण का एक प्रमुख कारण होती है। अब जैसे एक हम इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो अब जैसे अमेरिका है या कनाडा है या यूरोपियन देश है हमारे बहुत सारे। तो ये जो देश है ये अक्सर करके अमेरिका या ये जो देश है आपकी यूरोपियन कंट्री है या अमेरिका है, ये आरोप लगाते हैं भारत और चाइना के ऊपर कि अरे आप जो है बहुत ज़्यादा जो है कोयले से कार्बन एमिशन कर रहे हो, आप इसे कंट्रोल करिए, है ना। तो बहुत बार हम पर ये आरोप लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि भारत इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता है, ठीक है। मतलब जो हमें कंजम्पशन करना है वो तो हम करेंगे ही, जो एमिशन होगा वो होगा। सवाल ये है कि अगर हम कार्बन एमिशन नहीं करेंगे तो हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कैसे होगी। अब हमारे यहाँ जो बिजली आ रही है कोयले से आ रही है। अब हम कोयला जलाएंगे तभी तो बिजली आएगी। ये लोग कहते हैं कि साहब तुम कोयला मत जलाओ। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये जो देश आज विकसित है इन्होंने तो अपना कोयला जला जला के जो चीज़ें थी वो सब प्राप्त कर ली। अब हमारे जब विकसित होने का नंबर आया तो ये फिर अड़ंगा लगाते हैं कि नहीं ऐसा मत करिए वैसा मत करिए। तो अगर आपको सबको पर्यावरण की दिशा में काम करना है तो सबको बराबरी पर लाना पड़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए 2-4 गरीब देश रह गए तो वो तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्बन उत्सर्जन करेंगे नहीं करेंगे। तो फिर आर्थिक समानता लाना भी बहुत ज़रूरी है। फिर आप इस तरीके के आरोप नहीं लगा सकते कि अरे आप तो कार्बन एमिशन कर रहे हैं। भैया जिसकी आवश्यकता है वो करेगा कार्बन एमिशन। चाइना करता है, हम भी करते हैं, इंडिया भी करता है। तो अगर इससे कंट्रोल करना है तो प्रॉपर आपको जो है आर्थिक समानता लानी होगी या लोगों के बीच बराबरी लानी होगी, तभी ये काम हो पाएगा, वरना ये काम हो ही नहीं पाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो आर्थिक समानता भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आप वास्तविकता में पर्यावरण की दिशा में काम करना चाहते हैं तो बहुत आवश्यक है कि गरीबी दूर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि गरीब लोग भैया अपने जीवन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करेंगे। वो लकड़ी से जो है खाना बनाएंगे, चूल्हा जलाएंगे तो धुआं निकलेगा। और फिर आप उनसे ये नहीं कह सकते कि आप जो है पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हो। नहीं, वो तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं,
ठीक है, आप उन्हें बेहतर ढंग से आर्थिक रूप से सक्षम बना दीजिए तो वो भी गैस चूल्हा जलाएंगे, वो क्यों, उनको कोई मजा थोड़ी आ रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा देखो और क्या है, इसके साथ ही पृथ्वी सम्मेलन 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन्हीं कार्यक्रमों को एजेंडा 21 नाम दिया गया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और देखते हैं, ये जो एजेंडा 21 है, ठीक है, या यूएन जो CED है, इसके दौरान 300 पेजों का एक दस्तावेज जारी किया गया जिसको 4 भागों में बांटा गया है। अध्याय अध्याय हमारे काम के नहीं है, भाग देखो। पहला है जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, ये पहला अध्याय है, उसमें मतलब भाग है। दूसरा है विकासशील देशों की गरीबी निवारण और जनसंख्या नियंत्रण। आ गई ना गरीबी की बात, मैंने बोला गरीबी बहुत आवश्यक है। पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाना तथा सबको खाद्य, स्वच्छ जल तथा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, तो वही है। चलिए अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ये सब वही है जो हमने ऊपर पढ़ा है, तो आप चाहो तो एक बार इसको पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब चलो सीधे सीधे आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, एजेंडा 21 की बात करेंगे। एजेंडा 21 पहल का मुख्य उद्देश्य है कि प्रत्येक स्थानीय सरकार को अपने स्थानीय 21 बिंदुओं अर्थात एजेंडाओं को तैयार करना चाहिए। प्रारंभ में इसे वर्ष 2000 तक वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्य को हासिल करना था। एजेंडा 21 में 21 अध्याय का अर्थ या आशय 21वीं सदी में अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के संदर्भ में है। अब एजेंडा 21 के अंतर्गत बेसिकली 4 हिस्से हैं हमारे। पहला है सामाजिक तथा आर्थिक आयाम, दूसरा है विकास करने के लिए संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन, तीसरा है प्रमुख समूहों की भूमिका को सुदृढ़ बनाना और चौथा है कार्यान्वयन के साधन। ये 4 हिस्से हैं, ठीक है। अब जरा इनको और पढ़ लेते हैं। देखो, वन सिद्धांत, रियो वन सिद्धांत कानूनी रूप से गैर बाध्यकारी, औपचारिक रूप से सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण एवं इनके सतत विकास पर वैश्विक सहमति स्थापित करने के उद्देश्य से कुछ सिद्धांत है। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 में निर्मित एक दस्तावेज है। यह एक कानूनी रूप से गैर बाध्यकारी दस्तावेज है जो संरक्षण तथा सतत विकास वानिकी के लिए कई सुझाव देता है। देखिए, कानूनी रूप से गैर बाध्यकारी का मतलब है कि अगर आप इसका उल्लंघन भी कर दोगे तो आपको जेल नहीं होगी, और यही रीज़न है कि लोग इसको ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कुछ होगा तो है नहीं। सेकंड पॉइंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिससे समशीतोष्ण तथा बोरियल वनों के संरक्षण अथवा सतत प्रबंधन के लिए मानदंडों तथा संकेतों पर एक कार्य समूह के रूप में भी जाना जाता है, 1994 में वन सिद्धांत दस्तावेज के परिणाम स्वरूप प्रस्तुत किया गया था। अच्छा, ये प्रोटोकॉल नहीं है, सॉरी मैंने इसको प्रोटोकॉल पढ़ दिया, ये प्रक्रिया है, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रक्रिया। अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया तो फिर आप इसका आंसर करेंगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है ओजोन परत संरक्षण से, मैं आपको पहले बता चुका हूं। आगे देखो, जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD, जिसे अनौपचारिक रूप से जैव विविधता कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है, एक बहुपक्षीय संधि है। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कानूनी रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाध्यकारी संधि है, यानी इसके अंतर्गत जो आपके संकटग्रस्त जीव है या जो पौधे हैं उनको आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है, गैर कानूनी रूप से, स्मगलिंग जिसे कहते हैं। आगे देखिए, सम्मेलन के 3 मुख्य लक्ष्य हैं, जैविक विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग और तीसरा आनुवंशिक संसाधनों से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित तथा न्यायसंगत बंटवारा। आगे देखिए, 5 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर के लिए कन्वेंशन खोला गया। 29 दिसंबर 1993 को लागू हो गया। अब इस सम्मेलन के अंतर्गत 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रोटोकॉल आते हैं जो आपको पता होने चाहिए, जो पेपर में खूब पूछता है। पहला है कार्टाजेना प्रोटोकॉल और दूसरा है नागाया प्रोटोकॉल, ठीक है। इनमें ये खूब पूछता है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल क्या है और नागोया प्रोटोकॉल क्या है, ठीक है, ध्यान रखना। जरा देखते हैं इनको। देखिए, जैव विविधता कन्वेंशन के तत्वाधान में कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से संबंधित है, ध्यान रखना, ठीक है, जैव सुरक्षा से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप ऐसे सजीव परिवर्तित जीवों का सुरक्षित अंतरण, प्रहस्त्रण तथा उपयोग सुनिश्चित करना है जिनका मानव स्वास्थ्य को देखते हुए जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आपको क्या ध्यान रखना है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, जैव सुरक्षा से, बस इतना ही। अगला पॉइंट, इसे 29 जनवरी 2000 क्या लिखा है 20, इसे 29 जनवरी सन 2, पता नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है, 29 जनवरी को CBD के अनुपूरक समझौते के रूप में अपनाया गया था तथा 11 सितंबर 2003 को लागू कर दिया गया, ठीक है।
आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच पर नागोया प्रोटोकॉल जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए उनके उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित तथा न्याय संगत साझाकरण जैव विविधता अभिसमय के लिए एक पूरक समझौता है। नागोया प्रोटोकॉल का उद्देश्य भविष्य में क्षेत्रीय, राष्ट्रीय तथा स्थानीय क्षेत्र पर ABS अवधारणा के पारदर्शी तथा प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा स्थापित करना है। ठीक है, सिंपल बात समझो। नागोया प्रोटोकॉल 29 अक्टूबर 2010 को जापान के नगोया में अपनाया गया था और 2014 से लागू है। 2010 जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी था और CBD सचिवालय इसका केंद्र बिंदु था। नगोया में CBD हस्ताक्षरकर्ताओं की सिफारिश के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 2011 से 2020 को दिसंबर 2010 में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र दशक के रूप में घोषित किया। 2010 में जैव विविधता 2011-2020 के लिए सम्मेलन की रणनीतिक योजना बनाई गई, जिसमें आईची जैव विविधता लक्ष्य शामिल है। इनको हम आगे देखेंगे। कुल मिला के ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, सिंपल पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, जो आपको याद रखने हैं। कार्टेजिना प्रोटोकॉल, नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है। बाकी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए। एजेंडा 21 किस तरीके से काम करेगा। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।